हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही कई लोग या तो घबरा जाते हैं या फिर आगे घुमा लेते हैं। ज़ाक डेरिडा। हाँ, उनका नाम ही अपने आप में एक स्टेटमेंट है। बिल्कुल। हमारे पास एक अकादमिक दस्तावेज है जो उनके काम और जीवन की गहराई से पड़ताल करता है। तो आज का मिशन सिर्फ उनके मुश्किल विचारों को समझना नहीं है। नहीं, बल्कि ये देखना है कि ये विचार आज भी इतने जरूरी, इतने विवादास्पद क्यों हैं। हाँ, और खास तौर पर हम उनके मशहूर हथियार विखंडन या डीकंस्ट्रक्शन को समझेंगे और देखेंगे कि नारीवाद से इसका इतना तूफानी रिश्ता क्यों रहा। सही कहा। डेरिडा को समझना एक तरह से उस चश्मे को साफ करने जैसा है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। और फिर ये सवाल करना कि क्या हमें यही चश्मा पहनना भी है या नहीं। तो शुरुआत कहाँ से करें? हम उनके 1966 के एक बहुत ही प्रभावशाली निबंध स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले से शुरू करेंगे। इसने बौद्धिक जगत में मतलब एक भूचाल ला दिया था। तो चलिए इस रहस्यमयी विचारक से मुलाकात करते हैं। जाक डेरिडा, जन्म 1930 में अल्जीरिया में, जो उस वक्त एक फ्रांसीसी कॉलोनी था और वो एक यहूदी परिवार से थे। और इसी पहचान की वजह से उन्हें बचपन में भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्रोत में लिखा है कि शायद इसी बाहरी या आउटसाइडर होने के अनुभव ने उनके विचारों की नींव रखी। ये बहुत मुमकिन है। जब आप किसी सिस्टम के बिल्कुल केंद्र में नहीं होते तो आप उसकी दरारों को, उसकी खामियों को ज्यादा साफ देख पाते हैं। बाद में वो फ्रांस आए और वहां के भौतिक जगत के एक तरह से रॉक स्टार बन गए। लेकिन हमेशा एक कंट्रोवर्शियल फिगर रहे। उनका लिखना इतना जटिल माना जाता था कि लोग मजाक में कहते थे कि वो जानबूझकर अस्पष्ट लिखते हैं। हाँ, और इसी से जुड़ा 1992 का एक किस्सा है। जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें मानद डॉक्टरेट देने का फैसला किया तो कुछ बड़े प्रोफेसर्स ने खुलेआम इसका विरोध किया। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? और यहां तक कि दार्शनिक आतंकवाद तक के डाला। दार्शनिक आतंकवाद? वाह। मतलब उनके विचार सिर्फ अकादमिक बहसों तक सीमित नहीं थे, वो लोगों को सच में परेशान करते थे, गुस्सा दिलाते थे। और शायद डेरिडा चाहते भी यही थे। वो आरामदेह जवाब देने के लिए नहीं लिख रहे थे, वो तो पश्चिमी दर्शन की 2500 साल पुरानी नींव पर सवाल उठा रहे थे। तो यहीं से उनके सबसे बड़े विचार पर आते हैं, उनका निबंध स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले। ये पश्चिमी सोच की किस गहरी आदत पर हमला करता है। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। डेरिडा कहते हैं कि प्लेटो से लेकर आज तक पूरा पश्चिमी दर्शन हमेशा एक केंद्र या सेंटर की तलाश में रहा है। एक केंद्र मतलब एक ऐसा निश्चित बिंदु जो हर चीज को थामे रखता है। ये केंद्र कुछ भी हो सकता है, ईश्वर, सत्य, तर्क, इंसान। अच्छा, मतलब वो एक मजबूत खूंटा जिसके चारों ओर हम अपने विचारों और समाज की पूरी इमारत खड़ी करते हैं। एग्जैक्टली। ये केंद्र उस पूरे स्ट्रक्चर को अर्थ और स्थिरता देता है। इसे किसी आसान उदाहरण से समझ सकते हैं क्योंकि ये सुनने में बहुत एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है। स्रोत में क्रिकेट का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। सोचिए, क्रिकेट के नियम क्या हैं? वो केंद्र है। हाँ, वो तय करते हैं कि खेल कैसे खेला जाएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। लेकिन नियम खुद खेल का हिस्सा नहीं है, वो खेल से बाहर रहकर उसे नियंत्रित करते हैं। एक मिनट, ये बात थोड़ी उलझाने वाली है। कोई चीज एक ही समय में सिस्टम के अंदर और बाहर कैसे हो सकती है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। डेरिडा यही तो कह रहे हैं। ये जो केंद्र है, ये स्ट्रक्चर को थामे तो रखता है, लेकिन खुद उस स्ट्रक्चर के नियमों से आजाद होता है। जैसे क्रिकेट के नियम बदले जा सकते हैं, टेस्ट से T20 बन गया। बिल्कुल, लेकिन खेल को चलाने के लिए किसी न किसी नियम की जरूरत हमेशा पड़ती है। डेरिडा कहते हैं कि हमारे सारे वैचारिक ढांचे ऐसे ही एक मनमाने, एक आर्बिट्ररी केंद्र पर टिके हैं और यही बात उन्हें स्वाभाविक रूप से अस्थिर बनाती है। तो अगर ये केंद्र ही टूट जाए या हम ये मान लें कि ऐसा कोई स्थिर केंद्र है ही नहीं, तब क्या होता है? तब तो सब कुछ बिखर जाना चाहिए। यही उनका सबसे रैडिकल मूव है। वो कहते हैं कि जब केंद्र टूटता है तो सब कुछ डिस्कोर्स बन जाता है। रुकिए, सब कुछ डिस्कोर्स बन जाता है, इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि असलियत जैसी कोई चीज है ही नहीं, सब बस बातें हैं, शब्द हैं? नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। डेरिडा का मतलब ये नहीं था कि ये कुर्सी या ये माइक मौजूद नहीं है। तो फिर उनका मतलब था कि हम उस असलियत को बिना भाषा, बिना संदर्भ, बिना एक सिस्टम के नहीं समझ सकते। किसी भी चीज का अर्थ अपने आप में तय नहीं होता, वो दूसरी चीजों से अपने अंतर के जरिए पैदा होता है। हाँ। दिन का मतलब तभी है जब रात हो, अच्छा का मतलब तभी है जब बुरा हो। कोई भी शब्द या विचार अकेले खड़ा नहीं हो सकता।
यहीं पर वो मानव विज्ञानी लेवी स्ट्रॉस की आलोचना करते हैं। जो प्रकृति और संस्कृति जैसी बाइनरीज पर काम कर रहे थे। सही। डेरिडा दिखाते हैं कि कैसे लेवी स्ट्रॉस खुद अनजाने में उन्हीं संरचनाओं में फंस जाते हैं जिन्हें वो उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर कोई तय केंद्र नहीं है और हर चीज का मतलब संबंध में ही बनता है, तो फिर हम डेरिडा के सबसे प्रसिद्ध शब्द विखंडन या डीकंस्ट्रक्शन तक कैसे पहुंचते हैं? आई गए। मुझे हमेशा लगता था कि इसका मतलब किसी चीज को तोड़ फोड़ कर नष्ट कर देना है। और ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। स्रोत बताता है कि डेरिडा खुद इस शब्द से बहुत परेशान हो गए थे। पहली बात, ये शब्द उन्होंने इजाद नहीं किया था। अच्छा। और दूसरी बात, जब ये विचार अमेरिका पहुंचा तो वहां के येल स्कूल ने इसे साहित्यिक ग्रंथों को पढ़ने की एक मैकेनिकल विधि, एक टूल बना दिया। डेरिडा के लिए ये कोई मेथड नहीं था। तो फिर ये था क्या? अगर ये कोई विधि नहीं है, कोई विश्लेषण नहीं है, तो है क्या? उन्होंने खुद भी इसकी कोई एक स्थिर परिभाषा नहीं दी। उन्होंने इसे न्याय कहा, एक गतिशील अस्थिरता कहा। लेकिन अगर हम इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो विखंडन किसी भी टेक्स्ट या विचार की बुनियाद में छिपे पावर प्ले को पकड़ने का तरीका है। ये 3 चरणों में काम करता है। ओके। पहला, ये किसी भी विचार में मौजूद द्विआधारी विरोध मतलब बाइनरी ऑपोजिशन को पहचानता है, जैसे पुरुष स्त्री, तर्क भावना, दिन रात। ठीक है। दूसरा, ये दिखाता है कि इन जोड़ों में से हमेशा एक को दूसरे पर प्राथमिकता दी जाती है। हमारी संस्कृति में तर्क को भावना से ऊपर माना जाता है, भाषण को लेखन से ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है, और पुरुष को स्त्री से। बिल्कुल। और तीसरा और आखिरी चरण है विखंडन। पहले इस ऊंच नीच के सिस्टम को उलट देता है और फिर पूरे सिस्टम को ही हिलाकर रख देता है, ताकि ये दिखे कि ये श्रेणियां कितनी अस्थिर और मनगढ़ंत है, पत्थर की लकीर नहीं है। एग्जैक्टली। इसका मकसद नष्ट करना नहीं, बल्कि ये उजागर करना है कि ये स्ट्रक्चर बना कैसे है और ये किसके फायदे के लिए काम करता है। ये तो किसी विचार की डीएनए की जांच करने जैसा है। आप ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कौन से छुपे हुए पूर्वाग्रह कोड किए गए हैं। बिल्कुल। विखंडन उस छुपे हुए पूर्वाग्रह पर टॉर्च मारने जैसा है। तो अगर विखंडन छिपे हुए पावर स्ट्रक्चर्स और पूर्वाग्रहों को उजागर करने का एक हथियार है, तब तो ये नारीवाद जैसे राजनीतिक आंदोलन के लिए एक परफेक्ट टूल होना चाहिए। हाँ, पहली नजर में तो यही लगता है। नारीवाद भी तो यही करने की कोशिश कर रहा है ना, पुरुष स्त्री के बाइनरी में पुरुष को दी गई प्राथमिकता को चुनौती देना। निश्चित रूप से। और कई नारीवादी विचारकों ने डेरिडा के काम को इसी तरह देखा और इस्तेमाल भी किया। उन्हें लगा कि ये पितृसत्ता की भाषा और तर्क की जड़ें खोदने के लिए एक शक्तिशाली औजार है। लेकिन डेरिडा का नारीवाद के साथ रिश्ता, जैसा कि स्रोत कहता है, एक असहज गठबंधन था, बहुत जटिल, बहुत तूफानी। अपनी किताब स्पर्स में वो नीचे के हवाले से औरत की बात करते हैं। हाँ, एक ऐसी दार्शनिक अवधारणा के रूप में जो सत्य की किसी भी परिभाषा से बच निकलती है, जो खुद सत्य की असत्यता का प्रतीक है। वाह। लेकिन फिर स्रोत में ये भी लिखा है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, विखंडन निश्चित रूप से नारीवादी नहीं है, ये तो एक धमाका है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? हाँ, और ये बयान बहुत ही विवादास्पद था। डेरिडा का तर्क बहुत बारीक और खतरनाक था। उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि नारीवाद जब वो स्त्री के लिए एक नई सकारात्मक पहचान और स्त्री सत्य बनाने की बात करता है, तो वो अनजाने में खुद एक नया केंद्र बनाने का जोखिम उठाता है। और विखंडन का काम तो हर केंद्र पर सवाल उठाना है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो वो कह रहे थे कि नारीवाद जो पितृसत्ता को चुनौती देने के लिए बना है, वो खुद उसी का एक और रूप बन सकता है। एक तरह से हाँ। उन्होंने नारीवाद को फैलोगोसेंट्रिज्म के जाल में फंसने के खतरे को लेकर आगाह किया। फैलोगोसेंट्रिज्म मतलब फैलस यानी पुरुष प्रधानता और लोगोस यानी तर्क पर आधारित व्यवस्था। सही। उनका कहना था कि जब नारीवाद स्त्री के अनुभव को एक नए सत्य के रूप में स्थापित करने की कोशिश करता है, तो वो भी उसी खेल को एक नए नाम से खेल रहा है, बस सत्ता का केंद्र बदल रहा है। जाहिर है इस पर नारीवादी विचारकों की प्रतिक्रिया बहुत तीखी रही होगी। बहुत। शोध में एलिजाबेथ ग्रोस के हवाले से इस बहस के दोनों पक्षों को बताया गया है। एक तरफ तो फायदे थे। हाँ, सकारात्मक पक्ष ये था कि डेरिडा के उपकरण पितृसत्ता की भाषा में छिपे लिंग भेद को उजागर करने के लिए बहुत उपयोगी थे। बिल्कुल, वो स्त्रीत्व की नई, तरल और स्वतंत्र परिभाषाएं गढ़ने में मदद कर रहे थे। और दूसरा पक्ष जो आलोचना कर रहा था, उनका क्या कहना था? उनकी आलोचना बहुत गहरी थी।
कई नारीवादियों ने डेरिडा पर महिलाओं की आवाज का अप्रोप्रिएशन का आरोप लगाया। मतलब उन्हें ऐसा लगा कि एक पुरुष अपनी विशेषाधिकार वाली स्थिति से महिलाओं को बता रहा है कि उन्हें अपनी क्रांति कैसे करनी चाहिए। बिल्कुल यही। उनका गुस्सा इस बात पर था कि डेरिडा के अमूर्त अकादमिक विचार महिलाओं के रोजमर्रा के वास्तविक संघर्षों से बहुत दूर हैं। जैसे समान वेतन, हिंसा से सुरक्षा, राजनीतिक अधिकार। हाँ, वो कह रही थीं कि जब हम अपनी एक पहचान बनाने के लिए लड़ रहे हैं, आप आकर कह रहे हैं कि कोई भी पहचान स्थिर नहीं होती। ये तो राजनीतिक संघर्ष को एक अकादमिक खेल में बदलने जैसा था। तो उन्हें लगा कि डेरिडा औरत के नाम पर बोल रहे हैं, उस जगह पर कब्जा कर रहे हैं जिसे महिलाओं ने अपने लिए बनाया है। सही। तो आज हमने डेरिडा के जटिल लेकिन आकर्षक विचारों की दुनिया में एक सफर किया। हमने समझा कि कैसे वो हर स्थिर केंद्र पर सवाल उठाते हैं। विखंडन को किसी चीज को नष्ट करने के बजाय उसमें छिपे पावर प्ले को उजागर करने का एक तरीका समझा। और नारीवाद के साथ उनके इस मुश्किल और तूफानी रिश्ते को देखा। मुख्य बात यह है कि डेरिडा का काम हमें तैयार जवाब देना नहीं है, बल्कि ये सवाल करना है कि हम सोचते कैसे हैं। वो हमें हर जगह छिपे हुए ऊंच नीच के सिस्टम और मान्यताओं को पहचानने की चुनौती देते हैं। हाँ, उनका काम हमें यह याद दिलाता है कि भाषा कभी भी मासूम या तटस्थ नहीं होती। हर शब्द के पीछे एक इतिहास और एक सत्ता का संघर्ष छिपा होता है। और अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। डेरिडा का एक प्रसिद्ध वाक्य है, इल nia pá de hor text, जिसका मोटा मोटा अनुवाद है, टेक्स्ट के बाहर कुछ भी नहीं है। असलियत जैसी कोई चीज नहीं है। हाँ, लेकिन बाद में उन्होंने साफ किया कि उनका मतलब था संदर्भ के बाहर कुछ भी नहीं है। There is nothing outside context। ये बहुत जरूरी बात है। तो इस विचार को ध्यान में रखते हुए आज के सोशल मीडिया के दौर में हमारी खबरें पढ़ने की आदत कैसे बदल सकती है? हर ट्वीट, हर न्यूज रिपोर्ट, हर व्हाट्सएप फॉरवर्ड एक टेक्स्ट है। और हम अक्सर उसे अंतिम सत्य मान लेते हैं। बिल्कुल। या हम खुद को याद दिलाते हैं कि इसका पूरा अर्थ उस अंतिम बदलते संदर्भ के बिना अधूरा है। किसने इसे लिखा, क्यों लिखा, किस एजेंडे के साथ, किस एल्गोरिदम ने इसे हम तक पहुंचाया? शायद डेरिडा हमें यही सिखा रहे हैं। अंतिम सत्य की तलाश छोड़कर संदर्भ की परतों को खोलने की कोशिश करो।